आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में सेकंड पार्ट को देखेंगे आज अपन न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर्ड किया था, जो कि आर्किड सेल में किया था। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर फंक्शन। जो न्यूक्लियस जो होता है ये डायरेक्ट सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। डायरेक्टर ऑफ द सेल एंड कंट्रोलिंग सेल ऑर्गेनेल, इसको डायरेक्टर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस को किसके नाम जाना था? डायरेक्टर ऑफ सेल। इन ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सभी प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। आप देखो, इसके आधार पे, इसके बेस पे अपन कई भागों में न्यूक्लियस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ए न्यूक्लिएट विदाउट न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, फ्लोएम सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दूसरा यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल में यूनी न्यूक्लिएट होती है, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। बाई न्यूक्लिएट, जिनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज, पैरामीशियम आदि में। और मल्टी न्यूक्लिएट, जिनमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज, लाइक म्यूकर, राइजोपस, सब में कई तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कई टाइप से। द सेलुलर स्ट्रक्चर लिमिटेड एक्सटर्नली बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स लीनियर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्रोमोसोम एंड कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसमें देखो साइटोप्लाज्म भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसको इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वो करता है न्यूक्लियर प्रोटीन से। The carrier of genetic information nature of nuclei was stabilizing by Hammerling. Carrier of genetic information nature of nuclei was stabilizing Hammerling, who worked on macroscopic acetobularia. सबसे पहले जो है कि न्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और एक सेल से मतलब इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। तो ये पता लगाया था हैमरलिंग ने 1953 में। उसने एक मतलब माइक्रोस्कोप पे काम करके ये पता लगाया था। मोर साइटोप्लाज्म, उन्होंने बताया था कि जैसे साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस जो है बड़ा होगा, अगर साइटोप्लाज्म छोटा कम होगा तो साइटोप्लाज्म कम होगा तो न्यूक्लियस भी छोटा होगा। ये बात बताई थी हैमरलिंग ने। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ द सेल साइकिल हैज रिवॉल्व दैट ईच सेल हैज टू फेज इन इट्स साइकिल। अगर अपन सेल साइकिल की बात करें तो दो फेज होती है जहाँ पे अपन को न्यूक्लियस दिखेगा, इंटरफेज और फेज ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेज इज द फेज बिटवीन टू सेल डिवीजन, दिस इज मच लॉन्गर दैट द फेज ऑफ सेल डिवीजन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज स्टडीज इन दिस इंटरफेज ओनली। अगर अपन बात करें सेल डिवीजन की उसमें फेज में, तो इंटरफेज एक ऐसी फेज है जहाँ पे अपन न्यूक्लियस की स्टडी कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस में कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स। उन्होंने, अगर अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं न्यूक्लियस को इंटरफेज के अंदर, तो अपन को न्यूक्लियस के 4 पार्ट दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे वाला बाहर वाला जो पार्ट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस टाइप से होती है। उसमें सबसे बाहर की तरफ पेरी न्यूक्लियर लिपोप्रोटीन, बाहर की तरफ लिपोप्रोटीन बाइलेयर्ड होती है, फिर एक्टो कैरियोथिका, फिर अंदर की साइड एंडोकैरियोथिका, और बीच बीच में राइबोसोम भरे होते हैं। और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एन्यूलस होता है, इसमें ये पोर्स होते हैं और ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। इस टाइप से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। मतलब अगर अपन स्टडी करें इंटरफेज के अंदर, अपन न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो उसमें अपन को 4 फेज दिखाई देती है। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देगी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के 4 पार्ट का अपन स्टडी करेंगे। पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी स्ट्रक्चर अपन को इस टाइप से दिखाई देगी। ठीक है, अपन इसको दूसरी साइड से भी देख सकते हैं प्रोटीन नेटवर्क की तरफ से। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर लेमिना, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और एक ग्रेन्यूल ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और ये एन्यूलस। इस टाइप से अपन प्रोटीन का नेटवर्क भी देख सकते हैं, किस तरह से इसमें एक सेल दूसरी सेल से किस तरह प्रोटीन नेटवर्क बनाती है। बाइलेयर्ड लिपोप्रोटीन, ट्राइलेमिनर इन नेचर। देखो, ये जो अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं बाइलेयर्ड होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और ट्राइलेमिनर इन नेचर होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्टोकैरियोथिका, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो एंडोकैरियोथिका कहलाती है। द न्यूक्लियोप्लाज्म मोलिक्यूल आर लोकेटेड ऑन द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियोप्लाज्म मोलिक्यूल आर लोकेटेड, न्यूक्लियोप्लाज्म मोलिक्यूल जो होते हैं वो अंदर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में
लोकेटेड होते हैं। दीज प्रोटीन मोलिक्यूल रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस अक्रॉस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो भी प्रोटीन मोलिक्यूल को इन सबको वाटर सोल्यूबल इन सबको मतलब जो मैनेज प्रोटीन जो मैनेज करती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है कि प्रोटीन उसकी मेम्ब्रेन के से कौन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जाएगा कौन नहीं जाएगा इन सबको रेगुलेट करती है। presence of a protein network on the inner nuclear membrane, this called nuclear lamina, it regulate the size of nucleus। अगर अपन बात करें तो एक स्ट्रक्चर और होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना जो होता है वो न्यूक्लियस की साइज को रेगुलेट करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Nuclear membrane is also selectively or differentially permeable through which exchange of material between nucleus and cytoplasm take place। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक प्लेस। मतलब ये होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या काम करती है कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, किस चीज़ों को भेजना किन को नहीं भेजना ये सब डिसाइड करती है। देखो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, न्यूक्लियस का डायग्राम इस तरह से होता है। बाहर की तरफ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये प्री न्यूक्लियर स्पेस और ये न्यूक्लियर पोर, ये बीच बीच में न्यूक्लियर पोर होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, ये राइबोसोम्स लगे होते हैं इसकी वॉल्व के, ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है इसमें, और ये न्यूक्लियोलस होता है, और ये बल्ब। स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इस टाइप से दिखाई देता है इंटरफेज में। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन की अगर बात करें तो इट रेगुलेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन एंड हेल्प्स द ट्रांसफर ऑफ लार्ज मोलिक्यूल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है लार्ज मोलिक्यूल को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इट अलाउ द पासेज ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक आयंस। ये जो होती है इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ऑर्गेनिक मोलिक्यूल और इनऑर्गेनिक आयन को पास करती है, सेल के आर पार करती है, ठीक है, पास करती है अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ। द RNA, tRNA एंड rRNA मोलिक्यूल सिंथेसाइड विद इन न्यूक्लियस। mRNA, tRNA, rRNA ये सारे जितने भी RNA होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर ही फॉर्मेशन होता है इनका। टू द साइटोप्लाज्म अक्रॉस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द प्रोवाइड डिफाइनाइट शेप टू द न्यूक्लियस, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन सेल ग्रोथ। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है सेल डिवीजन सेल ग्रोथ में भी हेल्प करती है और न्यूक्लियस की साइज को भी मेंटेन रखती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेकंड वाला पार्ट। जब अपन न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो अपन को पहला पार्ट उसमें 4 पार्ट दिखाई देते हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कैरियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड होमोजीनस कोलाइडल सब्सटेंस इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है, होमोजीनस होता है, कोलाइडल टाइप से होता है सब्सटेंस इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस आर एम्बेडेड विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। केमिकली इट इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर शुगर मिनरल्स। ये इन सब का बना होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वाटर शुगर मिनरल आदि सब का बना होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो राइबोसोमल सब यूनिट्स आर सिंथेसिस इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जितनी भी राइबोसोमल सब यूनिट होती है उनको वो न्यूक्लियोप्लाज्म में बनती है। न्यूक्लियोप्लाज्म फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियाई का स्केलेटन बनाता है, जैसे अपना होता है नहीं ह्यूमन का स्केलेटन, इस तरह न्यूक्लियाई का स्केलेटन न्यूक्लियोप्लाज्म बनाता है। अब अपन देखते हैं क्रोमेटिनेट, जो कि अपन न्यूक्लियस की जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो ये तीसरा पार्ट होता है जो अपन को दिखाई देता है। इसको सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था 1882 में। न्यूक्लियस प्रेजेंस ऑफ डार्कली स्टैंड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग इंटरवोन थ्रेड्स विच इज कॉल्ड क्रोमेटिनेट। अगर अपन उसको स्टैन करें न्यूक्लियस को तो वो डार्क हो जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, वो वाला पार्ट क्रोमेटिनेट कहलाता है। ये 2 टाइप के होते हैं इसमें, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इट इज मेड ऑफ कंपैरेटिवली थिक रीजन्स विच इज डार्कली स्टेन। जब अपन इसको स्टेन करते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। DNA स्टैंड इन दिस क्रोमेटिन आर मोर कंडेंस। इसमें DNA जो होता है, DNA का जो स्टैंड होता है वो ज़्यादा कंडेंस होता है, मतलब जिसको बोल सकते हैं संगन, ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। इट इज़ इनएक्टिव एंड लेट रेप्लिकेटिव
और इट इज डज नॉट कंटेन एक्टिव जीन्स, ये एक्टिव जीन्स नहीं है और ये रेप्लिकेट वो। अब दूसरा वाला पार्ट है यूक्रोमेटिन। इट इज ट्रूथ क्रोमेटिन एंड इज फॉर्मड ऑफ थिन एंड लेस स्टैंड एरियाज। इट हैज लॉस और लेस कंडेंस डीएनए which is transcriptionally active and early replicating in this region ribosomal formation genes present। ठीक है, तो देखो इसमें अगर अपन इसको स्टैन करते हैं तो ये ज़्यादा डार्क नहीं होता, ठीक है, ये लेस स्टैन होता है, कम स्टैन होता है ये। और ये लॉस और लेस कंडेंस्ड डीएनए, ये भी इसका बीच में डीएनए ज़्यादा कंडेंस नहीं होता, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में ज़्यादा कंडेंस होता है, उसको जब स्टैन करते हैं तो बहुत डार्क हो जाता है, ये ज़्यादा डार्क नहीं होता यूक्रोमेटिन, और ये लेस कंडेंस होता है डीएनए इसमें। अब अपन को इन्हीं सबको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ये इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एक्सप्लेनिंग द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल हैज बीन प्रपोज्ड। इट वाज एक्सप्लेन दैट ए chromatin fiber is formed of a chain of repeated units called nucleosome। न्यूक्लियोसोम की या न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, मॉडल प्रपोज किया जिसको न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, वो प्रपोज किया कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, देखो प्रपोज किया। इट एक्सप्लेन देट ए क्रोमेटिन फाइबर्स, इस मॉडल से अपन को पता चलता है कि क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो न्यूक्लियोसोम रिपीटेड यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, मतलब डीएनए के रिपीटेड यूनिट से होते हैं। देखो ये मॉडल इस टाइप से था, ठीक है। तो इच न्यूक्लियोसोम इज फॉर्मड ऑफ ए कोर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड नाउडीज रेप्ड बाय डीएनए स्ट्रैंड ऑफ 166, इसमें 166 बेस पेयर पाए जाते हैं। कोर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड ऑफ स्टोन, ऑक्टामर और 4 टाइप्स ऑफ स्टोन। ये देखो स्टोन प्रोटीन का बना होता है, ऑक्टामर भी कहते हैं इसको, और इसमें 4 टाइप की स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। 2 मॉलिक्यूल्स इच ऑफ, जैसे H2A, H2B, H3 एंड H4, इस टाइप के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। H1 मॉलिक्यूल डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑक्टामर, H1 जो पार्ट है ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। इस टाइप से उन्होंने मॉडल वो किया था। देखो इस टाइप का मॉडल था जिसमें H2A, H2A, H3, H3, H4, H1 इस टाइप का वो था, डीएनए हेलिक्स था। क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म चेन ऑफ रिपीटेड यूनिट विच इज रेप्ड बाय डीएनए स्ट्रैंड ऑफ 166 बेस पेयर। क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो इसी से बनते हैं, ठीक है, रिपीटेड यूनिट है जो कि डीएनए स्ट्रैंड के 166 बेस पेयर से बनता है। देखो कोई भी डीएनए जो होता है, डीएनए क्रोमोसोम की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो बाहर की तरफ न्यूक्लियोसोम और उसके भी बाहर न्यूक्लियोसोम होता है, बीच में जो होता है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक है, दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच जो होता है उसको वो कहते हैं। अपन क्रोमेटिन नेट के फंक्शन की बात करते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेन डीएनए विच एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल की तरह ही कार्य करते हैं। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, और यह डीएनए को स्टेबल करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अपन चौथी स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस में 4 स्ट्रक्चर पाई जाती है, अब चौथी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना इन 1781 में, ये 1781 में फोंटेना ने सबसे पहले डिस्कवर किया। ट्रम न्यूक्लियस वाज कॉइन्ड बाय बाउमेन, और न्यूक्लियोलस जो ट्रम था वो बाउमेन ने 1840 में बताया। विद इन ईच न्यूक्लियस देयर इज ए ग्रेन्युलर नीडेड एंड लार्ज ऑर्गेनल विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक पार्ट है ग्रेन्युलर जो कि लार्ज है ऑर्गेनल, और इसके लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके मेम्ब्रेन के बिना है ये। ठीक है, देखो इट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर ऑफ क्रोमोसोम। इच न्यूक्लियस हैज डेंस फिब्रिलर, इट इज एब्सेंट इन न्यूक्लियस मसल फाइबर आरबीसी। देखो कई सारे में ये नहीं पाया जाता न्यूक्लियोलस, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आरबीसी, ईस्ट, इन सब में मसल फाइबर, इन सब में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता। अगर न्यूक्लियोलस की अगर अपनी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप से होता है। ठीक है, बाहर की तरफ पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, फिर आरएनए फिब्रिल, ये इसमें मैट्रिक्स भरा होता है, ये फिब्रिलर प्रोटीन और एक ग्रेन्युलर प्रोटीन और ये इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। इस टाइप से न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर होती है। अगर अपन बात करें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, डी रॉबर्ट्स 1971 में डिस्क्राइब इन टू बी मेड अप ऑफ द 4 पार्ट। उन्होंने न्यूक्लियोलस को 4 पार्ट में डिवाइड किया।
माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है फिब्रिलर रीजन, दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। देखो ये वाला पार्ट फिब्रिलर रीजन जो है ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है और ये न्यूक्लियोलिमा भी कहलाता है। दूसरा पार्ट है ग्रेन्युलर रीजन, ये पार्ट जो होता है वो ग्रेन्यूल्स का बना होता है और केमिकली दिस ग्रेन्यूल्स आर आल्सो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, और केमिकल ये जितने भी ग्रेन्यूल्स बने होते हैं वो राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन के बने होते हैं। और तीसरा पार्ट है प्रोटीन रीजन, दिस इज द फ्लूइडली पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इन विच अदर पार्ट आर फाउंड, दिस रीजन कॉल्ड पेरा एमोर्फा। देखो ये फ्लूइडली पार्ट होता है, फ्लूइड जो होता है ना लिक्विड फ्लूइड उस टाइप का पार्ट होता है, और ये फाउंड दिस रीजन कॉल्ड पेरा, जो जहाँ पे ये पाया जाता है प्रोटीन रीजन उसको पारस एमोर्फा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन चौथा पार्ट न्यूक्लियोलस का कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर का चौथा पार्ट है क्रोमेटिन पार्ट। क्रोमेटिन पार्ट इट इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स का बना होता है। दिस डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ फंक्शन एज टेम्पलेट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। क्रोमेटिन पार्ट डिफरेंशिएट इनटू 2 पार्ट। अब जो डीएनए का होता है वो भी इसमें क्रोमेटिन होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन और एक इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन इट फॉर्म ए कवरिंग अराउंड न्यूक्लियोलस इज ग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लेसेस इनसाइड द न्यूक्लियोलस कॉल्ड ट्रिब्यूकुलर। ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर क्रोमेटिन दिस क्रोमेटिन फाइबर्स आर फाउंड इंटरनल प्रोटीन, ये इंटरनल में पाई जाती है, ये आउटर में पाई जाती है, आउटर कवरिंग और इंटरनल कवरिंग होती है। दिस फॉर्म मैनी सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर, इंटरन्यूक्लियर क्रोमेटिन में मैनी सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस टाइप से आपका ये न्यूक्लियस वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है। अपन ने पढ़ा इसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, अपन ने इसमें पढ़ा न्यूक्लियस, और 1 मिनट, अपन ने इसमें न्यूक्लियस को पढ़ा। न्यूक्लियस की अपन ने जब स्टडी की तो अपन ने 4 पार्ट देखे इसमें। ठीक है, अपन ने 4 पार्ट देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये सब अपन ने देखा। इसके बाद इन सब के बारे में स्टडी की, इनकी स्ट्रक्चर को देखा और इनके फंक्शन को देखा, इन सब की स्ट्रक्चर फंक्शन को देखा अपन ने। और न्यूक्लियोलस इसकी भी अपन ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी देखा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में अपन ने 4 पार्ट देखे, 4 पार्टों को एक एक अपन ने स्टडी किया। इस तरह से आज का टॉपिक खत्म होता है।